आंसर नहीं आया दीप्ति, हो सकता है? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा मेरी आ रही है, तुम्हारी कट रही है आवाज? सर पता नहीं। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, ये पॉसिबल हो सकता है बेटा? ये शेड्यूल इस समय ये 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे और कंजंक्शन ऑटोनॉमस 10 है, ये पॉसिबल हो सकता नहीं हो सकता? मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से। हो सकता है सर। ये पॉसिबल ना, बिल्कुल हो सकता है। ये पॉसिबल हो सकता है। सेविंग्स से बोरिंग बिल्कुल ये हमने बिल्कुल सही बोले एकदम सही। ये जो 10 कंजंक्शन कर रहे हैं ना, ये 10 कंजंक्शन हो सकता है हमने 5 तो यहाँ से बोरो करा हो और 5 हमने पास्ट सेविंग को यूज करी हो। मान लो पास्ट सेविंग में हमारा कुछ एफडी वगैरह वो हमारी कंट्री के बाद रिजर्व रखा होगा कोई, तो रिजर्व को हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा कुछ पास्ट में रखा हुआ है रिजर्व वगैरह, तो हम उसको यूज कर सकते हैं और 5 का हम लोन भी ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए कि ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल जरूरी नहीं है। वो तो हमने ले रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 10 ये टेबल लर्न करनी आसान हो जाती है बस थोड़ी सी। सर ज्यादा भी हो सकता है? नहीं ज्यादा नहीं हो सकता बेटा, ये ज्यादा नहीं हो सकता। बच्चों ये बात ध्यान रखना कि ज्यादा नहीं होगा कभी से। जैसे आप ये 10 है ऑटोनॉमस कंजंक्शन आपका 10 है, तो ये 10 तक मैक्सिमम लिमिट है कि इन्वेस्टमेंट 10 तक हो सकता है। 10 से कम तो हो सकता है, कभी ज्यादा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली अगर अब ये 15 हो जाएगा, लेकिन 15 का मतलब हमने किसी को बोरो हमने लैंडिंग कर दिया। अब लैंडिंग करने वाला भाई इनकम जीरो है, तो इनकम जीरो पे वो कंजंक्शन किसके लिए करता है? हमेशा वो जो उसकी नेसेसरी चीजें होती है उनके लिए तो कंजंक्शन करेगा। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे आप 15 रुपीज उस समय लोन लोगे और 10 को कंजंक्शन करोगे, 5 को सेविंग करोगे। आप पहले जब भी आपके घर में पैसा आता है तो आप लोन हमेशा कम से कम लेना चाहते हो। लोन हमेशा कम से कम क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि आप अपनी पहले बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो। सबसे पहले जो किसी भी कंट्री का मेन गोल होता है वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। अब एडी का फॉर्मूला होगा भाई, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। 15 और 10 25, 20 और 10 30, 25 और 10 35, 30 और 10 40 और 35 और 10 45। So it is the data of aggregate expenditure. Now we will draw the diagram of AD. यहाँ इनकम डाल देंगे और यहाँ पे हम AD लिखेंगे। तो पहले कंजंक्शन का डायग्राम बनाते हैं। 10 पे 15, 20 पे 20, 25, 30। ठीक हो रही है। अभी मैंने गलती कर दी है, मैंने आपको अभी वो कराया है, मतलब ना जब भी आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। अभी मैं कंपोनेंट बताने भूल गया था आप लोगों को। कंपोनेंट एडी के कंपोनेंट होते पहले मुझे वो बताने चाहिए थे, फिर आपको ही बताता। मैंने बताया नहीं शायद, अभी आपको बता देता हूँ। तो 50 पे कितना होगा? 35 होगा। 50 पे कितना होगा? 35। 40 बच्चा पढ़ लेगा। डायग्राम बन गया। अब इन्वेस्टमेंट का डायग्राम बनाएंगे। 0 पे भी 10 है, 10 पे भी 10 है, 20 पे भी 10 है, 30 पे भी 10 है। सेटिंग करो ना फोन पे का वीडियो कॉल तो अब एडी का डायग्राम बनाएंगे। 0 पे कितना है? 20, 10 पे कितना है? कैमरा लगा पड़ा होता है। 20 पे कितना है? 30, घर में लगा रखा है। 35, 40 पे कितना है? 40 और 50 पे कितना है? 45। एडी का फॉर्मूला है C+I। तो एडी का डायग्राम ऑफ एडी, इनके ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो गैप होता है वो गैप क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। अगर आप ध्यान से देखो इनकी गैप कितने का है? 10 और 20 गैप कितने का चल रहा है? 10 से तो गैप चलो 10 क्या है? वो 10 इन्वेस्टमेंट है। तो ये डायग्राम होता है एडी का बच्चों। अभी आपको मैं एक चीज बताने शायद भूल गया हूँ। एडी का ये फॉर्मूला बनता किस तरीके से है वो आपको मैं बताना भूल गया हूँ, वो मैं बताऊंगा अभी। पहले वही बताना होता है मुझे, बाद में डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, लेकिन मुझे बस पता नहीं मैंने क्यों डायग्राम ड्रॉ कर दिया। बच्चे को नोट डाउन कर लेना सब। इससे कर लिया।
हो गए भाई? आराम? यस सर लिखिए। चलिए मैं रब कर देता हूँ। सर इसमें डेरिवेशन क्या आती है सर? डेरिवेशन मतलब ये क्या बता रहा हूँ, जो एग्रीगेट डिमांड हमने कर बनाया ना, इसी को डेरिवेशन बोल देते हैं कि ड्राइव एग्रीगेट डिमांड कर, या ड्राइव एग्रीगेट डिमांड कर, तो उसकी इक्वेशन पहले बतानी होती है। इक्वेशन मैं बताने भूल गया था आपको, मुझे लगा था मैंने लास्ट क्लास में बता दी है, लेकिन अब मैं बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे इसको बताने। वो बोलेगा डेरिवेशन और एग्रीगेट डिमांड कर, एग्रीगेट डिमांड का कैसे बनता है, तो डेरिवेशन का मतलब ये शेड्यूल बना के आपको डायग्राम बनाना होगा, और एग्रीगेट डिमांड करके डेफिनेशन देनी होगी। देखिए पहले मैं बताता हूँ, बट जैसे अब आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में और डिटेल में पता चल जाएगा। एडी क्या होती है, जैसे मैंने लिखा, पहली बात तो आप एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने 100 गुड्स प्रोड्यूस करे थे, 90 गुड्स इंडिया के अंदर सेल हुए, इट इज ए डोमेस्टिक सेल इन इंडिया, डोमेस्टिक सेल इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड इट इज ए सेल टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। बच्चे जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल करते हैं, हम बोलते हैं एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो 100 टोटल सेल हुई है, एंड 100 सेल हुई है, जिसमें डोमेस्टिक सेल कितनी हुई है? 90। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल हुई है 10। तो हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी होगी? डोमेस्टिक इनकम कितनी होगी? व्हाट इज द डोमेस्टिक इनकम ऑफ आवर कंट्री? 100 क्या होगा? 100 होगी। बहुत बढ़िया। पर डोमेस्टिक इनकम 100 ही होगी, इसमें हम ये मैटर नहीं करता परचेज करने वाला कौन है, गुड्स इंडिया का होना चाहिए। ये आपको हमेशा बात ध्यान रखनी है, जब भी आप ये बात ध्यान रखनी है, गुड्स इंडिया का होना चाहिए। तो इंडिया के लोग किस तरीके से डिमांड करते हैं, आज आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपने 100 गुड्स प्रोड्यूस करे, एक 100 कार आपने प्रोड्यूस करी, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 कार प्रोड्यूस करी, तो 100 कार प्रोड्यूस करी, तो एडी का फॉर्मूला कैसे हम क्रिएट करते हैं? सी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सी का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये 100 कार में से जो प्राइवेट लोगों ने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कार परचेज करी, कितनी कार परचेज करी? 30 कार। जैसे मैंने कार परचेज करी अपने लिए, थोड़ा भाई अपने घूमने फिरने के लिए, अपनी फॉर फैमिली है ना, या फॉर पर्सनल यूज, तो इट इज ए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इट इज आवर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हेन आई एम बाइंग कार फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, it is known as private investment expenditure, private investment expenditure, it is a private investment expenditure। जैसे 100 कार में से क्या वो 30 कार तो परचेज कर ली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और 20 कार परचेज कर ली ओला में लगवाने के लिए, उबर में लगवाने के लिए। जैसे ओला उबर में कोई प्राइवेट कंपनी की गाड़ी है, ये सारी इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी। अगर वो गाड़ी हम पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो कंजम्पशन में आ जाएगा। प्लस में जी का मीन्स होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड सेकंड इज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। भाई अब क्या हुआ है, यहाँ पर 100 कार में से 30 कार प्राइवेट लोगों ने फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए ली, 20 कार ली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, एंड 10 कार ली फॉर गवर्नमेंट, किसके लिए? फॉर ऑफिशियल यूज, फॉर ऑफिशियल यूज। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिनिस्टर्स होते हैं या कोई IAS ऑफिसर्स होते हैं, इनको लाने लेने के लिए गाड़ी का यूज किया जाता है, तो इट इज ए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट उन कार को परचेज कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, गवर्नमेंट वांट टू अर्न इनकम फ्रॉम द कार, तो इट इज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट मींस गवर्नमेंट अगर उन कार्स को परचेज करते हैं DTC में या किसी ट्रांसपोर्ट में लगवा रही है, जैसे हरियाणा ट्रांसपोर्ट चलता है या उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट चलता है, अगर इसमें लगवाती तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो 30 कार गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगवा दी, तो टोटल कार कितनी हो गई हमारी? 30 और 20 कितनी हो गई? 50 और 40 कितनी हुई? 90। अब भाई एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मैंने कुछ कार रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल कर दी, 10 करोड़ की कार, 10 करोड़ की कार मैंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल कर दी। लेकिन ना मैं जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल कर रहा था, तो उन लोगों से मैंने ना 2 करोड़ का कुछ रॉ मटेरियल था जो इंपोर्ट करा था। ये वाले पॉइंट मेरा बहुत ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे वैसे लिखा जाता है, आपको शॉर्ट में बताऊं तो NX लिखा जाता है। NX को बोलता है नेट एक्सपोर्ट। इट इज ए डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट।
जैसे मैंने 10 करोड़ की कार उनको सेल करी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मैं 10 करोड़ की कार सेल कर रहा हूँ, उसमें से 2 करोड़ का रॉ मटेरियल मैंने क्या करा, इंपोर्ट करा। 2 करोड़ का रॉ मटेरियल मैंने इंपोर्ट करा, 2 करोड़ का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा। जैसे इन कार को प्रोड्यूस करने के लिए मान लो कोई टूल्स है, टूल्स मैंने कहाँ से इंपोर्ट करे, जापान से इंपोर्ट करे, तो इट मींस मैंने पेमेंट भी तो करा होगा उनको। तो नेट इनकम कितनी आई मेरे पास, 8 करोड़ आई। नेट इनकम मेरे पास कितनी आएगी बच्चों, नेट इनकम मेरे पास आएगी 8 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो टोटल एग्रीगेट डिमांड कितनी हो जाएगी आप बताइए, व्हाट इज द टोटल एग्रीगेट डिमांड? So 98. एक बच्चे ने भाई 98 भी बोल दिया, और कोई स्टूडेंट बोले, या मैसेज कर सकते हो आप लोग, जिसको वॉइस का इशू है वो मैसेज कर सकता है। साठ 60 रुपीज। बच्चों आप सब बच्चे मैसेज ही करो यार, आज सही देता है आंसर। शुभम आपका रॉन्ग है, नमन आपका करेक्ट है, प्रियंका करेक्ट है, सिमरन का रॉन्ग है, और बच्चे भी देते रहे आंसर। पूजा रॉन्ग है आपका, साहिल का रॉन्ग है, सचिन का रॉन्ग है, गौतम का करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है, दित्य करेक्ट है, कशिश का करेक्ट है, लक्ष्मी का करेक्ट है। लक्ष्मी बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, बहुत दिन बाद, परसों आवाज ही नहीं आ रही थी, मैं चिल्लाया जा रहा था इतनी देर से। और बच्चे दो बेटा आंसर। दिव्या, दीपक का करेक्ट है, सिमरन अभी भी रॉन्ग है आपका। सिमरन ध्यान से बच्चों क्वेश्चन को देखो। आदित्य ने दे दिया आंसर, वैष्णवी आप दो, रजत, सचिन, मैनुला, खुशी, सचिन का आंसर सही है भाई। निखिल आपका भाई गलत है इस बार, निखिल। शोएब का सही है, सही है मेरा। चलिए आंसर को रिवील करते हैं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आंसर आपका होगा बच्चों, एग्रीड डिमांड कितनी होगी, एग्रीड डिमांड होगी आपकी 98। एग्रीड डिमांड होगी आपकी 98, क्योंकि आप देखो ना 2 करोड़ पेमेंट भी तो कर रहे हो आप 2 करोड़ की पेमेंट भी तो हो रही है, तो नेट एक्चुअल में आप कितना अर्न कर रहे हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 8 करोड़, तो 30 करोड़ 20 करोड़ इनको सबको ऐड करेंगे तो यू गेट 98 करोड़। इट इज आवर एग्रीड डिमांड ऑफ डोमेस्टिक कंट्री या ऑफ इंडिया यू कैन से। तो ये एडी का फॉर्मूला होता है, एडी का फॉर्मूला होता है C प्लस I प्लस G प्लस में X माइनस M, ठीक है। ये कंपोनेंट होते हैं, देयर आर 4 कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ एडी क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऑफ एग्रीड डिमांड। भाई देखो एग्जाम का लेवल बहुत ही अच्छा आ रहा है भाई, आजकल मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन पेपर बच्चों के हो रहे हैं ना प्री बोर्ड वगैरह, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो थोड़ा सा मैंने पीडीएफ भी बनाई है 30 क्वेश्चन की ना, जो एक केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आए हैं और एक क्वेश्चन हो रहा है, तो उनकी एक पीडीएफ बनाई है मैंने, उनको सॉल्व कराऊंगा मैं, उनको भी देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन। सर ये एक्सपेंडिचर मेथड भी है ना सर? एक्सपेंडिचर मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्सपेंडिचर मेथड की तरह ट्रीट कर सकते हो, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड तो हाँ एक्सपेंडिचर मेथड की ट्रीट कर लो इसे करना चाहो तो, लेकिन आप ये ध्यान रखना है कंपोनेंट इसके 4 ही होते हैं। तो इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं बच्चे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, and fourth is net export. जय भी हो। So there are 4 component of aggregate demand. There are 4 component of aggregate ये demand. अब कल परसों आज 4 component होते हैं बच्चों। मंगला ने तो इसको रफ कर दूं मैं। अब 2-3 दिन उठे छुट्टा तो हम मिलेंगे दे मिल भी तत्तुरा भी तबे वो। देखिए अब क्या होता है, अब देखिए हमारे कोर्स में कैसे एडी के फॉर्मूले होते हैं। एडी का फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस I प्लस G प्लस में X माइनस M।
ये होता है 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी एंड एडी का अदर फॉर्मूला होता है C + I + G। इट इज अ 3 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी। एंड लास्ट वन इज एडी का एक फॉर्मूला होता है C + I, इट इज अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी। इकोनॉमी इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज इकोनॉमी। इसे बच्चों हम क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं, क्लोज इकोनॉमी। तो हमारे कोर्स में तीनों नहीं पढ़ने, हमें कंपोनेंट तो हमें चारों पढ़ने होंगे। मतलब जब एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे ना, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो आपको चारों को बताना पड़ेगा। बट जब पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एडी, तो हमें ये वाला पढ़ना है। ये दोनों हमारे कोर्स में नहीं है, ये हमारे कोर्स में 12th में नहीं पढ़ोगे आप लोग। इन फॉर्मूलों को कॉलेज वगैरह में करोगे इनकी स्टडी, अभी 12th के लेवल पे नहीं है ये। आपको मतलब एडी का फॉर्मूला C + I पढ़ना है। जब भी मैंने डायग्राम ड्रॉ करते समय आपको C + I ही कराया था। बच्चों नोट डाउन कर लेना इसको। ये हमने टेस्ट के लिए कौन से चैप्टर बोले थे? तो क्या भाई, टेस्ट के लिए बीओपी और पॉवर्टी का टेस्ट है इस संडे को। आपका 3 to 6 के बीच में होगा टेस्ट। इस संडे को 3 to 6 के बीच में आपका बीओपी का और पॉवर्टी वाले चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है। काफी बच्चे बोलते हैं सर आपने बताया नहीं था, तो बताया नहीं था, ध्यान सुन लो। हाँ जी, कितने मार्क्स का होगा बेटा? वही होगा 25 या 30 मार्क्स का। ओके सर, और ऑफलाइन क्लास का कुछ इश्यूज? ऑफलाइन क्लास होगी आपकी इस वीक से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अब एक तो शेखर सर के यहाँ पे स्टार्ट, क्योंकि और जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ ना सब जगह स्टार्ट कर रखी। मैं शुभम तो आता ही नहीं यार वहाँ पे, मैं तो बोल अभी था आने के लिए। हाँ भाई कल से आऊंगा। वो नहीं वाला था। तू हर क्लास में ही डायलॉग मारता है, कल से आऊंगा, नहीं आता कभी नहीं है। नहीं भाई कल से पक्का। चल आएगा तो भाई आज ही, तेरा ही उसमें बेनिफिट है, मेरा तो कुछ नहीं है यार, मैं तेरे लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ना शेखर सर के उसमें नेशनल, मैं बता रहा हूँ कल से ना मैं ऑनलाइन भी आऊंगा 11:30 बजे। 11:30 पे मैं ऑनलाइन आऊंगा। ऑनलाइन पे ना मतलब जूम पे मीटिंग ऑन कर दूंगा मैं, उसमें मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, आपको दिखेगा अभी लाइव इसमें। तो 11:30 पे एक क्लास है, इसमें कल मैं आउटपुट मेथड कराने वाला हूँ। 11:30 to 12:30 चलेगी ये, इसी लिंक से। तो आउटपुट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड कल दोनों करा दूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे तो मतलब मैं जाता हूँ इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे सर ने ट्राइपॉड वगैरह लगा दिया, सारा सेटअप कर रखा है, तो वहां से मैं सीधा लाइव आ जाऊंगा। तो 11:30 से 12:30 तक चलेगी वो क्लास। सर शेखर सर के वहाँ टाइम क्या है? शेखर सर के यहाँ टाइम लक्ष्मी 1-2 दिन में बता दूंगा मैं। 7 to 8 का रखा है वैसे मैंने, 7 to 8 का। लेकिन ना बताऊँ क्या है, जैसे ना अब आपके बैच में क्या प्रॉब्लम होगी, 1 मिनट में आपकी लूंगा, बात करूंगा, वैसे वीडियो बंद हो जाएगी बात करते करते मुझे लग रहा है। बताऊँ क्या होता है कि जैसे आपके बैच में जो इस बैच में पढ़ रहे हैं उन बच्चों का सिलेबस थोड़ा पीछे है। अब जो शेखर सर के स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं ना मई से, तो उन बच्चों का सिलेबस आ गया है। अब मैं आप लोगों को कैसे एक साथ मर्ज कर दूं? आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ? मैं आप लोगों को कैसे कंबाइंडली मर्ज कर दूंगा? तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम आ रही है कि आपके बैच के जैसे कुछ स्टूडेंट है शेखर सर के यहाँ पे हैं, और जो मतलब दूसरे बच्चे हैं उनका सिलेबस अलग चल रहा है, आपका सिलेबस अलग चल रहा है, तो दोनों को मर्ज करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा। या तो मैं कॉमन चैप्टर स्टार्ट हुआ कोई, तो कॉमन चैप्टर में आप सबको एक साथ बुला लेता हूँ। मतलब जो आना चाहते हैं ऑफलाइन में आ सकते हैं, नहीं ऑनलाइन तो चलता ही रहेगा। ऑनलाइन तो चल ही रही है क्लासें, ऑनलाइन बंद नहीं होगी। लेकिन जब मुझे ऑफलाइन पे उतरना पड़ेगा तो यार ऑनलाइन का भी तो मतलब समझ रहे हो ना, फिर मुझे एक घंटा निकालना पड़ेगा ऑफलाइन के लिए अलग से। एक बैच कहीं कोई ना कोई मुझे इधर उधर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ऑफलाइन का जो मैं शुरू करूंगा ना, तो कॉमन बैच से, कॉमन चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ। और एक बैच में सारे बच्चे बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि शेखर सर के यहाँ 30-40 स्टूडेंट है, मेरे 30+ में स्टूडेंट होंगे जहां तक मुझे पता है। तो अब मैं देखता हूँ एक बारी में आप लोग बैठ ही नहीं पाओगे, फिर मुझे वहां 2 बैच लेने पड़ेंगे कम से कम, नहीं तो इसलिए के लिए मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, कोशिश करता हूँ मैं
इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, सर से बात करूंगा। लेकिन आपके टेस्ट वगैरह सारे ऑफलाइन ही होंगे। आज इवनिंग में डेट शीट आ जाएगी तुम्हारी, आज या कल इवनिंग तक डेट शीट आ जाएगी प्री बोर्ड की। जो मैं प्री बोर्ड लेने वाला हूँ ना, तो आप लोगों के नेक्स्ट मंथ से, मतलब इस मंथ के लास्ट से भी स्टार्ट हो सकते हैं वो, तो उसकी डेट शीट आज और कल में मैं डाल दूंगा। वो सारे आपके ऑफलाइन टेस्ट होंगे, इंस्टीट्यूट में टेस्ट होंगे। और जो बच्चा दूर रहता है या जो बच्चा नहीं आ सकता, वो बच्चा ऑनलाइन में दे देगा, मतलब वो मुझे पीडीएफ बना के भेज देगा, क्योंकि वो 3 आवर का प्री बोर्ड होगा आपका। ठीक है बच्चों? ओके सर। अब किसी को भी क्वेश्चन पूछना होगा मुझसे पूछ लेगा, पर्सनल मैसेज कर लेगा, या बात करनी होगी कॉल पे बात कर लेगा। देखो तो बच्चों, हमारे एडी का ना ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक तो फिनिश हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं काफी सारे, वो क्वेश्चंस करने बाकी है। जो इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे अब मैं वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा आज आपके, जितने मुझे अभी मेरे माइंड में सेट। देखो बच्चों, पहले आपको शेड्यूल सबको पता है ना, जो मैंने बनवाया था उसी के बेसिस पे होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। कैन द वैल्यू ऑफ एपीसी बी ग्रेटर देन 1? बी ग्रेटर देन 1? क्या एबीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है? इज इट पॉसिबल? हाँ भाई बताओ। यस सर। एक बच्ची बोली यस सर हो सकती है, ये बिल्कुल सही बच्चा है, मैंने आंसर बोला है। एपीसी और एपीएस मैंने शेड्यूल बनाया था, उसी को बनाऊंगा मैं। सेविंग नहीं करता था, y में से c को लेस करते थे, -10 -5 0। एपीसी का फॉर्मूला था c अपॉन y, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे इनफिनिटी आ जाएगा, इसको इससे करेंगे 15 को 10 से डिवाइड करेंगे 1.5 आ जाएगा,
20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। एपीएस का फॉर्मूला होता है S/Y। S कितना, -10 को 0 से करेंगे -∞, -5 को 10 से करेंगे -2 -0.5, 0 को 20 से करेंगे 0। तो आपने देखा एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है। इट इज पॉसिबल द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। यस, इट इज पॉसिबल, it can be possible, it can be possible the value of APC can be greater than 1, APC वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है। When consumption greater than income, जब कंजम्पशन क्या होगा बच्चा, इनकम से ज्यादा होगा। When consumption, इन क्वेश्चनों को कर लेना सबको, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे। कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम एंड सेविंग विल बी नेगेटिव, एंड सेविंग उस कंडीशन में क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। एंड सेविंग विल बी नेगेटिव, एंड सेविंग विल बी नेगेटिव। ये आपको आंसर देना होगा, स्टेटमेंट देनी होगी। समझ आ रहा है बच्चों, रफ कर दो। हाँ मैम, Yes, sir. कर ली। अब नेक्स्ट आप बताना। Can the value of APS be negative? यह क्वेश्चन ऐसे भी आता है। Can the value of APS be less than 0? लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव तो होता है। क्वेश्चन तो घुमा घुमा के आ जाता है, लिखा सिंपल लैंग्वेज में होता है, बस बच्चा थोड़ा कई बार समझ नहीं पाता। ये पॉसिबल है या नहीं है, इसका रीजन भी बताना है मुझे। यस सर, हो सकता है। कब हो सकता है मानव? सर जब हमारी इनकम 0 हो। जब हमारी इनकम 0 हो। और कोई बच्चा देगा बेटा इसका आंसर बच्चों? सर जब कंजम्पशन हमारी ज्यादा हो इनकम से। देखो आप, ये रहा आपके साथ है, इनने बोला था एपीएस की वैल्यू कैन बी लेस देन 0। एपीएस की वैल्यू कैन बी लेस देन 0, तो यस, एपीएस की वैल्यू 0 से कम हो सकती है। कब हो सकती है माइनस में? जब एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 हो और कंजम्पशन इनकम से ग्रेटर देन हो, तो यस, इसका आंसर भी होगा यस। Yes, it can be possible. Yes, it can be possible. The value of APS be less than 0 when the value of APC would be greater than 1 and saving will be negative. Saving will be negative. Saving negative होगी उस समय। सर हाँ जी सर तो सर जो उसके ऊपर वाला है उसमें भी तो सर नेगेटिव में ही है सर, एपीएस जो है। हाँ, वो इंफिनिटी का है ना पॉइंट, इंफिनिटी का बेटा नॉट डिफाइन में आ जाता है। तो उसका रीजन वो मैंने गलत कोई बोला आपका, मैं तो नॉट डिफाइन वाले पोजीशन को लेना नहीं चाह रहा, मैं ऐसा एक डेट बताना चाह रहा हूँ जिसमें डेट हो।
सर इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती ना, इन्फिनिटी तो भाई उसका अंत नहीं है, वो क्या है उसे तो पता ही नहीं है किसी के बारे में, उसको कोई अमाउंट कभी आता है निकल के। बच्चा हो गया, टफ कर दूं बच्चों इसको? यस सर। ये वाला बहुत ध्यान से बताना। कैन द वैल्यू ऑफ APS be greater than 1, be greater than 1। APS की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा हो सकती है, जैसे APC की वैल्यू हो सकती थी तो APS की वैल्यू हो सकती है। नो सर। कौन बोल रहा है आंसर? दीप्ति? यस सर। अच्छा, भाई हो सकती है। शुभम ने बोला हो सकती है भाई। अब नहीं तो गलत हो गए भाई। नमन हो सकती है? नहीं भाई। नो सर। नमन बोला भी नहीं। शोएब बोला नो सर। लक्ष्मी आप बताओ। लक्ष्मी 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 ने मैसेज कर दिया है आज। परसों में इतनी देर तक चिल्ला रहा था, आपने एक भी मैसेज नहीं करा। नो सर, फॉल्स है। दीपक तो भाई बिल्कुल बढ़िया देता है आंसर। बच्चा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नो, Because less नो। than APC द always वैल्यू ऑफ APS कैन नेवर बी greater than 1. ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, सॉरी 1 ना सर? ग्रेटर देन 1। इसकी वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। APS की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ध्यान से सुनना बच्चों। इस देखिए Y और S है, आप इनकम 10 का अर्न करते हो, कभी सेविंग आप 12 कर सकते हो, 11 कर सकते हो? ये पॉसिबल है? No sir. सेविंग जस्ट पार्ट ऑफ इनकम। सेविंग तो जस्ट इनकम का पार्ट होता है ना, ये कभी इनकम से ज्यादा कैसे हो सकता है? आप 10 रुपीज तो अर्न कर रहे हो और सेविंग कर रहे हो 11, ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि APS की वैल्यू इसी कंडीशन में तो आएगी 1 से ज्यादा। 11/10 आंसर आ गया 1.1। ये जब भी तो पॉसिबल होगा, बट ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। तो कहता है नो, द वैल्यू ऑफ APS कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 because saving is just part of income. Saving is just part of income. It can never be greater than income. Greater than income. ये कभी भी बेटा इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सेविंग तो एक इनकम का जस्ट पार्ट होती है। इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन इनकम, ये कभी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ APS कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। मेरी आवाज थोड़ी गूंज रही होगी आज, क्योंकि मेरा ईयरफोन नहीं है, आज मैं ऐसे ही करा रहा हूँ। किसी को इश्यू तो नहीं आ रहा बच्चों वॉइस का? नो सर, नो सर। No sir. बढ़िया आ रही है। चलिए भाई, ये क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? यस सर।
बी ग्रेटर देन 1 तू समझाएगा? देन 1 ये पॉसिबल है या नहीं है? एमपीसी की वैल्यू कभी एक से ज्यादा हो सकती है? नहीं भाई, नहीं हो सकती। चलिए भाई, क्यों नहीं हो सकती बेटा, इसका रीजन दो बच्चों। एमपीसी इनकम का पार्ट है ना सर एक तरीके से, तो नहीं, ये आंसर नहीं होगा इसका। नहीं हो सकती है सर शायद इसकी वैल्यू ऊपर शाबाश, अब मानव ने सही दिया आंसर। सर, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा हो सकती है ना इनकम से। हाँ जी, और बच्चे बताओ कोई। कशिश हो सकती है बेटा? कशिश भाई आपने बताया था ना कि एमपीएस और एमपीसी का सम इक्वल टू 1 होता है, तो भाई वो ऐसे ना मन एपीसी और एपीएस का सम भी 1 होता था तरीके से। ये रीजन नहीं है इसका नमन। भाई मुझे लगा इस रीजन के चक्कर में क्या पता। नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है इसका। जुक्ति बताया आपको? मानव, पूजा, प्रियंका। सर कैन बी ग्रेटर देन 1 सर, क्योंकि कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा हो सकती है। अच्छा, तो आपका भी आंसर मतलब? हाँ जी, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती एमपीसी की वैल्यू, क्योंकि सर चेंज इन सेविंग अगर 0 होगा तब एमपीसी 1 होगा, और चेंज इन कंजम्पशन अगर 0 भी होगा तो भी एमपीसी 0 होगा, तो ये इन दोनों के बीच में वैल्यू आती है। हाँ आप आंसर तो सही दे रहे हो, बट ना वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। मैं बच्चों को समझाता हूँ आपका आंसर। आपने आंसर तो सही दिया ऑलमोस्ट। देखो मैं बताता हूँ बच्चों, ध्यान रखना, एमपीसी की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। द वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 because चेंज इन कंजम्पशन, जो चेंज इन कंजम्पशन होता है आपका, चेंज इन इनकम change in consumption can never be greater than change in income. Consumption can be greater than income, but change in consumption cannot be greater than income. Change in income मतलब जो change in consumption होगा ना, जो change in consumption होगा वो change in income से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ग्रेटर देन कभी भी नहीं हो सकता। ये एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपकी इनकम 10 करोड़ है, कंजम्पशन कर रहे हो आप 5 करोड़, इनकम आपकी इंक्रीज होकर 20 करोड़ हो गई, तो कंजम्पशन कितना पॉसिबल है? मैंने बताया था ना 15 पॉसिबल है। मतलब इनकम आपकी इंक्रीज कितनी हो गई है? 10 इंक्रीज हो गई है, तो 20 में से 10 को लेस करेंगे, इनकम कितनी इंक्रीज हो गई? 10। तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो सकता है? मैक्सिमम 15 में से 5 को लेस करेंगे, मैक्सिमम 10 कंजम्पशन इंक्रीज हो सकता है, बट 11 कभी नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर अगर मैं 16 लिख दूं तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब डेल्टा सी कभी भी 11 नहीं हो सकता, क्योंकि इनकम ही कितनी इंक्रीज हुई है? इनकम 10 इंक्रीज हुई है। इनकम जब 10 इंक्रीज हुई है तो कंजम्पशन कभी 11 इंक्रीज कैसे पॉसिबल है भाई? कंजम्पशन आपका 11 हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी बेटा पॉसिबल नहीं होता है। तो यही मैंने इसका आंसर बोला है, चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी ग्रेटर देन चेंज इन इनकम। अगर ऐसा हो जाएगा तो ही तो एमपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। देखो डेल्टा सी कितना है? 11, और डेल्टा वाई कितना है? 10, तो इसकी वैल्यू आ गई ना मोर देन 1.1 आ गया। मगर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कभी कि कंजम्पशन आपका ज्यादा चेंज हो जाए एज कंपैरिजन टू इनकम, बट कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन इनकम। कंजम्पशन तो इनकम से ज्यादा हो सकता है, बट चेंज इन कंजम्पशन नहीं हो सकता कभी भी इनकम से ज्यादा। बेटा क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। यस सर। क्योंकि आप
क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये कराते कराते मैं थक जाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। ये करीबन 12 to 15 क्वेश्चन है टोटल मिला के, अभी तो 4 ही हुए हैं सिर्फ। ये जब हो जाएंगे ना, इसके बाद इस चैप्टर में से कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा ना, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा देखिए जो मैक्रो के अंदर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स करते हैं वो इस यूनिट में कटते हैं, क्योंकि इस यूनिट में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, कोई डीपली पूछेगा घुमा फिरा के कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कि सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसको क्वेश्चन को लेके। तो इसलिए पढ़ाई होता है तेरा करूंगा, आपको सारा करवा दूंगा, मतलब आपका हाथ दिखाते हैं, हाथ दिखाते चांस नहीं होंगे। लेकिन पेपर का जो लेवल अब मैं देख रहा हूँ ना, हमारे देखो जितने हाथ ही बच्चों के दिखाते प्री हैं। बोर्ड हो रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे पेपर भेज रहे हैं, या मेरे भी स्कूल में पेपर हुए हैं जो, तो मैंने देखा है पेपर का जो लेवल पीछे से ही आ रहा है ना, वो पेपर का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है। और अब यार आज उन्होंने क्वेश्चन दे रखा था, एक मयंक नाम के स्टूडेंट ने भेजा था मुझे, उस पेपर में क्या था कि भाई एक उसका क्वेश्चन दे रखा था केस स्टडी का। अब केस स्टडी का क्वेश्चन ऐसा था, आंसर उसमें थे ही नहीं, तीनों आंसर जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे केस स्टडी में से, वो तीनों आंसर ना अपने लॉजिक से देने थे। करंट अफेयर भी पता होना चाहिए उसमें आपको, है ना, और अभी मतलब क्या कौन सी प्लानिंग सक्सेस हुई है उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। बच्चा जब करंट से अभी नहीं जुड़ा होगा तो इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स तो ला ही नहीं सकता वो। तो अब मैं करंट की एक लिस्ट भी बनाऊंगा, जो करंट अफेयर होंगे ना, जो मुद्दे अभी हमारे चल रहे होंगे, अभी जो हमारे जितने भी एजेंडा हो रखे होंगे इकोनॉमी के, उन एजेंडा के बारे में सारा का सारा मैं थोड़ा सा अभी तो नहीं नेक्स्ट मंथ में कराऊंगा, क्योंकि जितना करंट याद रहता है ना उसी समय एग्जाम टाइम में याद रहता है। और उनको मैं सारी चीजें जो प्री बोर्ड बनाए मैंने आपके, उन सब में अपडेट कर दूंगा मैं, वो क्वेश्चन रिमूव करके जो मैंने पुराने अभी टाइप तो पहले हो गए थे आप लोगों के पेपर, अब जो प्री बोर्ड के अंदर जो न्यू जितने करंट अफेयर होंगे अब मतलब विद इन 2 मंथ के, क्योंकि आपका जैन तक पेपर प्रिंट हो जाता है, जैन में पेपर प्रिंट हो जाता है, तो करंट अफेयर देगा उसमें वो नवंबर दिसंबर जनवरी के जो भी एग्जाम में करंट अफेयर आते हैं ना, बिजनेस में हो गए, इकोनॉमिक्स में हो गया, अकाउंट कोई भी करंट अफेयर यदि आपका आएगा तो वो जनवरी तक का करंट अफेयर आएगा, उसके बाद का तो आएगा नहीं, क्योंकि फेब में तो एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं और पेपर प्रिंट आपके जैन में हो जाते हैं। तो मे भी कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर हमें जैसे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मतलब 4-5 महीने करंट अफेयर में छाट लूंगा, जो मेन लगता है मुझे कि जब कोविड से रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है, अभी ये किसान आंदोलन है इससे रिलेटेड आ सकता है, जो किसान आंदोलन है अभी करंट में चल रहा है, ठीक है, इससे रिलेटेड आ सकता है, जो ये बिल चल रहा है किसान बिल, तो इससे रिलेटेड आ सकता है। और यदि अभी कुछ ये मत सोचना कि सुशांत वाला आ जाएगा केस वेस, वो नहीं आएगा, मतलब ऐसी चीजें आएंगी जो करंट में चल रही है अभी, ठीक है, ऐसे मुद्दे आएंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आ सकती है, तो इनको ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा इस बार पेपर, जब भी आपका एक 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओगे, पेपर नहीं पक्का छूटेगा। पेपर का लेवल देख के तो मुझे खुद लग रहा है अगर मैं बैठ जाऊंगा ना, अगर 12th का स्टूडेंट मानता हूं मैं अपने आप को और मैं पेपर में बैठ जाऊंगा तो मेरा भी डेफिनेटली छूटेगा पेपर, कि पेपर को इस तरीके से घुमा के दे रहे हैं क्वेश्चन को कि आम बच्चा तो उसे कर ही नहीं पाएगा जो नॉर्मल पढ़ रहा है इस समय। तो आपको बस एडवांस अभी 2 महीने में थोड़ा कोशिश करूंगा एडवांस चीजें कराने की। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ पहले आप लोगों को सबको? यस सर। तो बताओ अब नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करा के चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, चैप्टर आपका खत्म हो गया, एडीपी खत्म हो गया था, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ये तो चलते रहेंगे, तो मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा अब इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा के, अब आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। एक डेरिवेशन भी कराना मुझे इसमें, जो कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व के ड्राइव होता है उसके स्टेप्स आते हैं करने के लिए, और सेविंग से कंजम्पशन कर्व किस तरह के ड्राइव होता है उसके स्टेप्स आते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो दोनों क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और इसके जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कराऊंगा, ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट चैप्टर तो एक क्लास में हो जाएगा आपका फिनिश, एडी और एएस इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है ना, वो 2 क्लास में या 1 क्लास में मैक्सिमम हो जाएगा कंप्लीट, सैटरडे तक आपका हो जाएगा फिनिश वो चैप्टर भी। चलो बच्चों मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, बाय, जब तक के लिए ध्यान रखो अपना।